बेटा इस चैप्टर में अभी हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मल एल्किल क्या होता है, आइसो एल्किल ग्रुप क्या होता है, या नियो एल्किल ग्रुप क्या होता है। इन ग्रुप्स को भी पढ़ लेना है। इसके बाद एक और आर्टिकल बचेगा इंट्रोडक्शन में कि संकरण कार्बन परमाणु पर कौन सा पाया जाता है। स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले नॉर्मल एल्किल की बात करेंगे कि नॉर्मल एल्किल क्या है। तो बेटा यहां पढ़ेंगे नॉर्मल एल्किल को। नॉर्मल एल्किल का अर्थ होता है, देखो एल्किल का सबसे पहला तो एल्किल का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, CnH2n+1। CnH2n प्लस के साथ 1 रहता है और इसका एक बॉन्ड खाली रहता है, और यही खाली हुआ बॉन्ड जो है वो क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह से जुड़कर कंपाउंड का निर्माण करता है। अब हम नॉर्मल एल्किल की पहली बात करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन परमाणु है और इस फॉर्मूले के आधार पर अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए, तो बेटा आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखने पर 1 का गुणा 2 से होगा 2, और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। और ये कार्बन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद के लिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसको कहते हैं हम लोग एन मेथिल, या बेटा इसका एक और नाम है एन मिथाइल भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, एन मिथाइल नॉर्मल एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एल्किल ग्रुप का अर्थ होता है कार्बन परमाणु की जो भी श्रृंखला है उसमें सारे के सारे कार्बन परमाणु एक सीधी लाइन पर जुड़े हैं। अगर एक सीधी लाइन पर जुड़े हैं हम ऐसे फॉर्मूले को एन एल्किल, या बेटा मैंने बताया था इसको नॉर्मल एल्किल ग्रुप भी कहते हैं, कि आपके पास जितने भी कार्बन हो वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हों। जैसे मेरे पास एक और बेटा फॉर्मूला आता है इसका, मैंने अब 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना रखा है, और 2 कार्बन वाले कंपाउंड में आपको पता है एल्किल ग्रुप का अर्थ है इसका एक बॉन्ड खाली ही रहना है, तो मैंने यहाँ इस बॉन्ड को खाली कर दिया है। अभी आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को देखो कैसे लिखा जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ हाइड्रोजन भर सकते हो। कैसे भर सकते हो? इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी आ सकती है? 3। इस कार्बन पर आबंधों की संख्या है 2, तो इसमें 2 और हाइड्रोजन आ सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 थी, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता ही था। इसी फॉर्मूले को बेटा एक प्रकार से और लिख सकते हो आप, अगर हाइड्रोजन को ना दिखाना चाहो, हाइड्रोजन को दिखाए बिना लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को बेटा एक प्रकार से और लिखा जा सकता है। देखो कार्बन 2 है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इस प्रकार से आपने 2 कार्बन दिखा दिए, ये बॉन्ड खाली छोड़ दिया। ध्यान रखने वाली बात है यहां पर कार्बन मत लगाना, यहां कार्बन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा, इसको कहेंगे भी क्या? सबसे पहले क्योंकि सीधी लाइन पर सूत्र बना हुआ है इसलिए N, और बेटा कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को आप जानते हैं एथाइल बोलते हैं। थर्ड एक और फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगर बेटा कार्बन हमारे 3 परमाणु हों और इन तीनों सीधी लाइन पे लगे हों, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा क्योंकि हाइड्रोजन लगाने का तरीका आपको पता है कितने लगते हैं। 3 कार्बन सीधी लाइन पर हो तो बेटा इसको देखो कैसे नाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो N इसलिए कि सारे के सारे कार्बन एक सीधी लाइन पर अरेंज है, और फॉर्मूला बनाओगे तो कार्बन 3 को प्रोपिल बोलते हैं बेटा। वैसे कार्बन 3 परमाणुओं को प्रोप बोलते हैं, लेकिन क्योंकि एल्काइल ग्रुप का यूज कर रहे हो लास्ट में YL लगना है तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं N प्रोपिल या N प्रोपाइल। अभी कार्बन परमाणुओं की संख्या को और बढ़ा लेते हैं, 4, 1 2 3 4, और अगर चारों कार्बन परमाणु सीधी लाइन पर व्यवस्थित है इसका नाम पढ़ा जा सकता है N। 4 को ब्यूट बोलते हैं और नाम के लास्ट में YL लगाना ही था, तो या तो इसका नाम N ब्यूटाइल या N ब्यूटिल बोल सकते हैं। ये तो नॉर्मल कंपाउंड हो गए। अब बात करेंगे आइसो कंपाउंड की। तो जैसे बेटा अच्छा, आइसो कंपाउंड, सबसे पहली बात आइसो कंपाउंड्स का निर्माण या आइसो एल्किल ग्रुप के कंपाउंड्स का निर्माण स्टार्ट तभी होता है जब कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 4 हो, इससे पहले बनता भी नहीं है। अर्थात अगर आइसो में से कोई कंपाउंड बनता भी है, जैसे हमसे कोई व्यक्ति कह देता है आइसो ब्यूटाइल, ध्यान रखने वाली बात है आइसो का कंपाउंड तभी बनकर तैयार होता है जब कम से कम 4 कार्बन हो। इसको तैयार कैसे करना है? 4 कार्बन जैसे ही इसको बोलेगा अपने यहां एक फॉर्मूला बना लेंगे N-1। आइसो का फॉर्मूला ही N-1 होता है। कैसे N-1 होता है? अभी ध्यान देने वाली बात है, ब्यूटाइल में ब्यूट का मतलब कार्बन कितने रहने वाले हैं? 4,
उसमें से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 में से इसको देखो सॉल्व करने का तरीका कैसा है। अब हमको सबसे पहले 3 कार्बन सीधी लाइन पे लिखने, 1 2 3 सीधी लाइन पर लिखने हैं। और आइसो जब भी बनाना हो ये बात विशेष ध्यान रखें आप, या तो लेफ्ट से एक छोड़कर या तो राइट से एक छोड़कर, इन दोनों ही ओर से एक छोड़कर आप कार्बन को लगा सकते हो। यह विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है। जब भी कभी आपको ऐसा फॉर्मूला लगा बनाने का नंबर आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा, आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि एक कार्बन दोनों ओर से क्या कर देना है, छोड़ देना है। आगे सिंगल बॉन्ड लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले, अगर आप हाइड्रोजन को यूज करना चाहते हो तो हाइड्रोजन को यूज कैसे कर, देखो इसको फॉर्मूले को एक प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे देखना, इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन को, मैंने इस कार्बन को थोड़ा सा तिरछा लगा लिया, आगे लिखा हुआ है C और लगा दिया सिंगल बॉन्ड। कोई व्यक्ति पूछेगा इसका नाम क्या, तो बेटा देखो एक तो सबसे पहली बात, एक कार्बन को छोड़कर नीचे लटकने वाला कार्बन लगा है इसलिए आइसो। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल या आइसो ब्यूटाइल। एक और फॉर्मूला इसी में से देखते हैं, आइसो में से ही, आइसो पेंटिल या आइसो पेंटाइल कहते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को बना लेते हैं। पेंट का अर्थ होता है कार्बन कितने होने चाहिए, 5, लेकिन हमको कितना माइनस कर देना है, 1, और बचने वाला कितना है, 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन को सीधी लाइन पर अरेंज करेंगे, 1 2 3 4। ध्यान देने वाली बात है, कहीं एक कॉर्नर पर मैं इसको सिंगल बॉन्ड खाली वाला लगा देता हूं, क्योंकि जब भी एल्किल ग्रुप का नाम आ जाए एक बॉन्ड खाली रहना है उसका। अभी ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा था जैसे ही आइसो आ जाए तो आपको करना क्या है, किसी एक किनारे से एक कार्बन को छोड़कर दूसरा कार्बन लगा देना है। कैसे, इस किनारे पर नहीं, इसको छोड़कर इस किनारे वाले दूसरे नंबर वाले से आपको वो 5वां कार्बन लगा देना है, क्योंकि कार्बन टोटल थे 5, आपने एक माइनस किया था, कम किया था, तो वो जो कम किया था कार्बन उसको एक कार्बन के बाद लगा देना है। फॉर्मूला कोई कहेगा कि हमें एक प्रकार से और लिखने का तरीका पता चल जाता, बेटा कुछ भी नहीं करना है, इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा ऐसा तिरछा कर लेना है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके बाद 2 कार्बन एटम और, तो ये फॉर्मूला बना जा सकता है। और कुछ भी नहीं, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेना है। एक और मैं आइसो में से बता देता हूं फॉर्मूला, इधर यहां जैसे मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है आइसो हेक्साइल या आइसो एक्सिल। फॉर्मूलों को तैयार रखना, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में भी हम लोगों को इस प्रकार के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। हेक्सिल का, हेक्स का अर्थ होता है 6 में से मैंने अपने आप 1 कम कर दिया, आंसर बनाया है इसका कितना, 5। इसका मतलब है 5 कार्बन तो हमें सीधी लाइन पर अरेंज करने होंगे, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और 5वां। और एक मैंने कहा था जैसे एल्किल ग्रुप कह दे तो एक बॉन्ड खाली छोड़ ही देना है लास्ट के लिए। अब देखो ध्यान देने वाली, आइसो का अर्थ है, आइसो तब लगता था लास्ट से एक कार्बन छोड़कर, टोटल कार्बन 6 थे, आपने बनाए 5, एक कार्बन को कम कर दिया है, जिस कार्बन को कम किया है वो कॉर्नर वाले से एक छोड़कर यहां लग जाएगा, ऐसा बोलते हैं, कहते हैं सेकंड लास्ट कार्बन पर इसका यूज करते हैं। तो ये सबसे लास्ट हो गया, ये हो गया सेकंड लास्ट, ये हो गया थर्ड लास्ट। तो सेकंड लास्ट से उसने कहा तो मैंने सेकंड लास्ट पे जोड़ दिया। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि सर जी इसके फॉर्मूले को और कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बेटा ऐसे ही बना सकते हैं, इस बॉन्ड को टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में अगर इस प्रकार का फॉर्मूला लिख कर आ गया तो आप परेशान नहीं होना है, और इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सिल या आइसो हेक्साइल। तो बेटा ये हो गया आइसो हेक्साइल का फॉर्मूला। अभी लास्ट में आइसो फॉर्मूले को पढ़ने के बाद हम लोग नियो फॉर्मूले पढ़ रहे थे, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जब नियो फॉर्मूला आ जाए आपके पास तो करना क्या है, सूत्र रहेगा अब इस बार n-2। n-2 कैसे रहेगा, यूज करके मैं दिखाता हूं। जिसे मैंने फर्स्ट नंबर, पहला नंबर यूज करना है और मुझे बनाना है
नियो पेंटाइल। अगर कोई व्यक्ति कहता है नियो पेंटाइल का फॉर्मूला कैसा होगा, बिल्कुल आसान सी चीज है बेटा। सबसे पहले ध्यान देना है, पेंट का अर्थ कितने कार्बन होता है, 5। 5 में से यहां रख लेना है वैल्यू, 5 में से कितना घटाना है, 2। तो ये जो मैं 5 में से 2 घटाने वाला काम है, आंसर 3 आएगा। ये वाला काम आप रफ में भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहीं दिखाना है तभी टीचर समझ पाएगा। ये काम रफ में दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 में से 2 घटाया कितना आ गया, 3। इसका मतलब अभी हमको केवल 3 कार्बन सीधी लाइन पे लिखने हैं। देखो कैसे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, और एक खाली बॉन्ड तो लगा ही देना है। अब तीसरे में से मैं क्या कह रहा था, वो वाली बात, सेकंड लास्ट कार्बन को ढूंढना है। ये सबसे लास्ट है, इसके बाद ये सेकंड लास्ट कार्बन है। घटाए कितने थे, 2, तो एक कार्बन नीचे की ओर और एक कार्बन ऊपर की ओर, दोनों कार्बन को अटैच कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसे ही फॉर्मूला ठीक है तो सही है। हाइड्रोजन लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो बेटा, इस कार्बन के पास केवल एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहां पे भी हाइड्रोजन 3, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन 3। और जैसे ही हम इस बीच वाले कार्बन को देखेंगे, इसके पास तो देखो 4 बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड 4 है, इसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। लास्ट में इसको देखेंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसको बॉन्ड 1 दे देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नियोपेंटाइल का या नियोपेंटिल का। इसी को देखो कैसे बेटा और भी बना यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि कार्बन के अलावा, कार्बन तो लिखे जाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है। तो अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ना चाहो तो फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, देखने वाली बात है। यहां कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हो अगर आप हाइड्रोजन ना लिखना चाहो। अब बात आएगी हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वो वाला फॉर्मूला भी आता है। दोनों एक ही चीज से बनाए गए हैं और आसानी से टीचर समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हो। तो नियोपेंटाइल हो गया। एक और फॉर्मूला इसमें से मैं बनाऊंगा, नियो हेक्साइल। अच्छा, नियो हेक्साइल के फॉर्मूले को अगर देखेंगे, सबसे पहली बात तो हम एक काम करते हैं, हेक्स का अर्थ देखते हैं। तो हेक्स का अर्थ तो पहले भी आपको पता था, कितना होता है, 6। हेक्स का अर्थ होता है 6, उसमें से माइनस करना है 2, आंसर आने वाला है 4। अब 4 में से देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो 4 कार्बन सीधी लाइन पर बिछा देते हैं, 1 2 3 और बेटा ये 4। लास्ट वाले में खाली बॉन्ड लगा देते हैं। अब मैंने कहा था पीछे से सेकंड लास्ट पर चलते हैं, क्योंकि 2 कार्बन एटम कम किए थे तो एक कार्बन नीचे की और एक कार्बन ऊपर की ओर। मैं क्या सोचता हूं, अब आपकी इच्छा हो तो हाइड्रोजन यूज कर लेना, ना इच्छा हो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही फॉर्मूला सही है, अगर तुम्हारी इच्छा हो इसको यूज कर लेना। हाइड्रोजन कितना लगेगा, हाइड्रोजन कैसे लगेगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 बनानी होगी, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यूज कर लेना। जैसे इस पे एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन यूज कर लेंगे। जहां पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यूज करके 4 बना लेंगे। जहां 3 बॉन्ड है वहां 1 हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे। जहां बॉन्ड की संख्या 4 है वहां बिना हाइड्रोजन को यूज करे ही फॉर्मूले को बना लेंगे। और इस फॉर्मूले को अगर बनाने की कोशिश, नाम लिखा ही है नियो हेक्साइल, तो बेटा ये हो गया हम लोगों के यहां इस बात का परिचय कि हमारे यहां एल्केन और एल्किल ग्रुप कितने प्रकार के पढ़े जा सकते हैं और कितने प्रकार के हमारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे कार्बन परमाणु पर संकरण, और इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फॉर्मूलों की पहचान तो हो गई बेटा। अब इस बात को देखो, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कार्बन एटम पर संकरण। अर्थात जब आप कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे होगे तो कार्बनिक यौगिकों में से चेन किसकी बनी होती है, कार्बन परमाणु की। तो हम इस बात को पता करेंगे कि कार्बन परमाणु पर कौन कौन सा संकरण पाया जाता है, क्योंकि अपने यहां कोर्स में संकरण एक महत्वपूर्ण आर्टिकल रहता है। तो कभी भी किसी भी यौगिक को देखकर अलग अलग डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम पर संकरण को ज्ञात करना आना ही चाहिए। तो ध्यान देते हैं, देखो संकरण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। संकरण को ज्ञात करने की तो बहुत सारी विधियां हैं,
लेकिन हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या से पहचान करना सीखेंगे, और यह पहचान करना आसान भी होता है अन्य सभी मेथड से। बहुत ही जल्दी से संकरण का प्रकार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे आबंध, और उसके भी पहले हम लिखेंगे यौगिक की संरचना। संरचना का अर्थ जानते हो, बनावट। फिर हम लिखेंगे आबंध, और कौन से बॉन्ड की डिमांड करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड की डिमांड करेंगे, बाकी बॉन्ड से हमें मतलब नहीं। अगला नंबर होगा, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कक्षक, और नहीं तो अगर ना लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षक का आर्टिकल बिल्कुल ना के बराबर का है। मुख्य आर्टिकल क्या रहेगा, संकरण का प्रकार। अच्छा, संकरण का प्रकार को पढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि एस उपकोष की बात करता है, इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी उपकोष की बात होती है तो बेटा इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाती है, 3। डी ऑर्बिटल की बात होती है तो ऑर्बिटलों की डी उपकोष की बात होती है 5। 1 2 3 4 5 हो जाती है। और मैं एफ को इसलिए नहीं बता पा रहा हूं, होती 7 है, बना सकते हैं, लेकिन यूज नहीं उसका। यूज तो इसका भी नहीं है, अभी डी का भी यूज नहीं है। यूज में से तो एस और पी केवल आ जाएगा, काम खत्म। पूछता है एस और पी में सर जी क्यों खत्म हो जाएगा, बेटा एस और पी के मिला के कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, 4। और कार्बन बॉन्ड भी कितने बना सकता है, 4। तो कार्बन जब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो संकरण भी बस यहीं तक रहना है, एस और पी तक। मैं बता सकता हूं कि डी में 5 और एफ में 7 बन सकते हैं, उसका अर्थ कोई नहीं, क्योंकि कार्बन में मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की संख्या 4 होती है, मैक्सिमम 4। इसका तो 4 से ऊपर नहीं जा सकता। तो यूज में अगर आएंगे भी ये तो ऑर्बिटल एस का 1 आ जाएगा, पी के 3 आ जाएंगे, टोटल उतने ही में 4 हो जाएगा। लेकिन जिन परमाणुओं में आबंध बनाने की क्षमता 4 से अधिक होती है, फिर उन परमाणुओं के लिए जब संकरण निकाला जाता है तो मैं डी को भी लिखता ढंग से, एफ को भी लिखता पूरा, और फिर मैं उसके हिसाब से बताता। फिलहाल अब ध्यान देने वाली बात है, यौगिक की संरचना का अर्थ है अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है तो एक बात और उधर सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। याद होगा ये वाली बात तो। और बेटा ये भी बात तो फिर पढ़े होगे, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और बाकी के बचे हुए 2 बॉन्ड क्या होते हैं, पाई। ये अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा देखते हैं, इसमें से सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। देखो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, और इस प्रकार से सिग्मा आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 4 सिग्मा आबंध का मतलब है 4 कार्बन बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कौन से बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। अर्थात सिंगल बॉन्ड बनाने में इसके 4 कक्षक खर्च होने वाले हैं। और बेटा अगर 4 कक्षक खर्च होंगे तो ऊपर से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो एस का लग जाएगा, पी के कितने लग जाएंगे, 3। तो संकरण का प्रकार हो जाएगा sp3। संकरण का प्रकार हो गया sp3। अगर बाई चांस ऐसा है नहीं, लेकिन अगर 5 आता तो फिर कैसा लगता, एस का 1, 3 पी की लगते तो 1 तो एस का हो जाता, 3 हो जाते, पी के टोटल कितने होते, 4। अभी एक और रह जाता तो फिर वो किसका लगता, डी का। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो अगर कार्बन में से चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो सिग्मा आबंधों की संख्या 4 है। मैंने क्या बोला था, कक्षक का ज्यादा यूज नहीं है, जितने सिंगल बॉन्ड उतने ही कक्षक यूज में आने हैं, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज में आने हैं वही प्रकार का संकरण है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। बाई चांस ऐसी कंडीशन आ जाती है, देखो कैसे इसको लिखने का तरीका क्या है। इसका अर्थ है, देखो इसका अर्थ है एक डबल बॉन्ड है, और इनका अर्थ है ये दोनों कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता तो एक साथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड होता थोड़ा एंगुलर कर देते हैं, थोड़ा सा एंगल बना देते हैं, जिससे हमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पहचान अलग अलग हो सके। अच्छा हमको कौन से बॉन्ड गिनने हैं, सिग्मा। देखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। इनमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, तो 2 तो सिग्मा यहां हो गए थे, एक सिग्मा यहां हो गया, तो सिग्मा आबंधों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 3। अगर 3 सिग्मा आबंध बनाता है इसलिए कक्षक भी कितने यूज में आने वाले हैं, 3।
4 कक्षक होंगे कार्बन में, लेकिन यूज 3 में आएंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं इस बात को कि संकरण का प्रकार क्या होगा। 3 कक्षक यूज में लाने, तो एक तो S का बुक हो गया पहले सबसे, P के कितने लेने होंगे 2, क्योंकि 3 तो तभी से बन जाएगा। 3 बनाने के लिए S का 1 कक्षक लेना होगा और P के कितने लेने होंगे 2, और तब संकरण का प्रकार हो जाएगा sp2। अभी और चलते हैं नेक्स्ट नंबर, कंडीशन चेंज हो जाती है। अब अच्छा, इसका अर्थ क्या है, कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड पे भी डबल बॉन्ड, राइट साइड पे डबल बॉन्ड, मुझे कुछ नहीं गिनना, मुझे बस इतना गिनना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। अच्छा, इधर डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो उधर 1 सिग्मा हो गया, इधर भी 1 सिग्मा 1 पाई का अर्थ है इधर 1 सिग्मा हो गया। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड को गिनने के लिए देखो चलते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इस पे 2 लिख लेते हैं, यहां 2 लिख लेते हैं। 2 को गिनने के लिए 1 S का हो गया और 1 P का हो गया, तो संकरण का प्रकार क्या हो गया sp, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। एक और कंडीशन आ सकती है, कैसा आ सकती है, ये वाली कंडीशन, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो बेटा देखो कैसे, ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन 3 बॉन्ड्स में से जरा देखो, सिग्मा तो एक ही होगा ना, बाकी 2 पाई होंगे, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, मैंने 2 लिख लिया, 2 ही कक्षक यूज में आने हैं, और इस बार भी संकरण का प्रकार क्या रहने वाला है sp। अब जैसे क्या है कि इस प्रकार से आप कार्बन परमाणु में उपस्थित संकरण को पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो, जैसे मैं पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल है मेरे पास, इसको ध्यान देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मूला लिखा है, कहता है इसके सारे के सारे समस्त कार्बन परमाणुओं पर संकरण का प्रकार ज्ञात करना है आपको। देखो बेटा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, बस कठिन काम स्ट्रक्चर लिखना है, संकरण पहचानना कठिन नहीं है। देखो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 1, और लास्ट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2। बस बेटा यही ध्यान रखने वाली बात है, इतना कर लिया समझ लो खत्म हो गया संकरण। तो बेटा क्या बोलते हो, इस कार्बन पर कितने सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई 4 अगर हो गई तो पहले कार्बन पर C1 पर संकरण का प्रकार कौन सा हो गया sp3, बीच वाले पर आ जाते हैं। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा हो गया, ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा हो गया, इसमें से तो एक ही सिग्मा होगा ना, क्योंकि एक तो पाई होगा, तो सिग्मा सिग्मा और एक यहां से सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए 3। तो कार्बन जो दूसरे नंबर का है C2, इस पर क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, संकरण का प्रकार क्या हो जाएगा sp2। अभी लास्ट वाले को देखेंगे, सेम कंडीशन है बेटा, सिग्मा सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा, इसमें तो वही कंडीशन है कि C3 जो आप जिसको बोल रहे हो, C3 में भी सिग्मा बंधों की संख्या क्योंकि 3 ही है, संकरण का प्रकार क्या होने वाला है, सॉरी sp2। तो मैं क्या सोचता हूं कि जब भी जो फॉर्मूला आएगा आपके कोर्स में उसका आपको बताना होगा, तो आप बॉन्ड्स गिन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिन लीजिए, आसानी से निकाल देते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम भी था हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन। अब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कि हैलोएल्केन होता क्या है। सबसे पहली बात तो हैलोएल्केन अगर देखा जाए, ये जो नाम है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर मैं दोनों शब्दों को लिखना चाहूं, पहले तो ये लिख देता हूं, ये है 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो कोई पूछता है सर जी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, मैं दोनों शब्द भी लिख लेता हूं। बेटा पहला शब्द है हैलोजन, और कोई पूछेगा दूसरा शब्द कौन सा है, तो दूसरा शब्द है बेटा एल्केन। तो अगर मैं देखता हूं कि हैलोएल्केन बनता किससे, क्योंकि अगर हैलोएल्केन के तरीके को जान गए, मैं नहीं समझता कि कोई भी कठिन चीज मिलेगी इसके अलावा आपको। आप केवल तरीका समझें इसको। हैलोएल्केन पहला शब्द है हैलोजन, दूसरा शब्द है इसका एल्केन। पूछेगा हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, तो हैलोजन को प्रदर्शित करने का तरीका लिखते हैं सबसे पहले।
हैलोजन को प्रदर्शित करते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड एक्स से, और कहता है पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी यूज में आ सकती है, तो आप सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल और पर्टिकुलर वैल्यू में से एफ यूज कर सकते हो एक्स की जगह पर। एक्स की जगह पर आप Cl अर्थात क्लोरीन को यूज कर सकते हो, एफ की जगह पर एक्स की जगह पर आप ब्रोमीन को यूज कर सकते हो, और बेटा एक्स की जगह पर आप आयोडीन को यूज कर सकते हो। वैसे नॉर्मल अगर पूछता है जनरल फॉर्म क्या है, कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड एक्स से हैलोजन को, लेकिन पूछता है कि क्या एक्स ही जगह हर जगह लगा गया, नहीं बेटा, एक्स तो केवल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बाकी एक्स पे आप एफ यूज कर सकते हो, Cl यूज कर सकते हो, Br यूज कर सकते हो, I यूज कर सकते हो, और इन सभी को जुड़ने के लिए कौन से बॉन्ड की जरूरत होती है, सिंगल बॉन्ड। तो ये पहले वाले भाग का भैया इतिहास हो गया, इसको ऐसे यूज करेंगे। दूसरे को यूज करते हैं एल्केन। एल्केन को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे प्रदर्शित कैसे करते हैं। एल्केन को प्रदर्शित किया जाता है, इसको प्रदर्शन थोड़ा सा कठिन समझ सकते हो, R सिंगल बॉन्ड H, ऐसा यूज कर सकते हैं। कह रहे सर जी R सिंगल बॉन्ड H का मतलब क्या है, तो बेटा कोई पूछेगा R क्या है, तो R को बोलते हैं जहां R एल्किल समूह है। कोई पूछेगा एल्किल समूह का सूत्र क्या होता है, तो R का होता है CnH2n+1 और साथ में सिंगल बॉन्ड खाली रहता है। कोई अगर हमसे ये भी पूछ लेता है सर जी ये आखिर क्या था इसका, तो मैंने बता दिया ऐसा था, ऐसा यूज कर सकते हो। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो हेलो एल्केन के लिए, तो ये हेलो एल्केन के लिए दोनों अलग अलग चीजें हो गई। अब मैं यहां लिखता हूं हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है। अरे भैया कुछ भी नहीं करो, एल्केन और हैलोजन का सूत्र आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, बन गया हेलो एल्केन। कैसे सूत्र को जोड़ना है, सबसे पहले हमें एल्केन लेना है। तो बेटा एल्केन अगर लोगे तो एल्केन के फॉर्मूले पर अगर रखोगे, एल्केन का फॉर्मूला अगर बनाओगे तो एल्केन में से n की वैल्यू 1 अगर रखोगे, आपको याद होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एल्केन में n की वैल्यू 1 रखोगे मेथेन बनता है, ठीक है। अब मेथेन में से आपको करना क्या है, आपको उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना है। कौन सा हाइड्रोजन माइनस कर देना, ध्यान देने वाली बात है, ये जो बॉन्ड खाली था ना, तो इसमें से 4 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली। जैसे ही इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, ये बन गया एल्किल। फिर मैं दोबारा से, एल्केन में 4 बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन कम क्यों किया, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना था, एल्किल। और एल्किल बनाया कैसे, एक हाइड्रोजन कम करके, एक बॉन्ड खाली करके। अच्छा, जो हाइड्रोजन कम किया उसकी जगह खाली पड़ी होगी अभी, उस खाली जगह पर बेटा आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी को यूज कर सकते हो। आप जिसको यूज करना चाहते, Cl को यूज कर लेते हैं, तो उस खाली हाइड्रोजन की जगह पर मैंने किसको यूज कर लिया है, क्लोरीन को। तो इसका अर्थ क्या है, हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन को जोड़ना है। तो हाइड्रोजन हटाओगे बेटा तो हाइड्रोजन बचेगा कितना, 3, और उसकी जगह पर, चौथे की जगह पर कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो बनकर तैयार होगा सूत्र CH3Cl। अब ध्यान से जरा देखना इस बात को, ये वाला भाग एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला भाग रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन समूह को। एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, ध्यान से देखते हैं बेटा। n की वैल्यू 1 रखी है यहाँ, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो C तो 1 हो गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 दूना 2 और 2 और 1 3 हाइड्रोजन रखे हुए हैं। अच्छा, ये वाली हटाने वाली बात जान पाए, हटाने वाली बात में से भैया हाइड्रोजन हटेगा तभी तो कोई क्लोरीन लगेगा। कैसे लगेगा, कोई पूछ सकता है, भैया मेथेन का सूत्र ऐसा था कि नहीं था, कार्बन के चारों बॉन्ड बिजी थे, तुमको इसमें से हैलोजन जोड़ना था, तो हैलोजन 5वें बॉन्ड से थोड़ी जुड़ जाएगा आके, क्योंकि कार्बन में तो बॉन्ड 4 ही बनाने की क्षमता है। तो अगर आपको हैलोजन जोड़ना है तो आप क्या करोगे, कहोगे सर जी एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, जगह खाली हो गई, यहां पर हैलोजन को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो इस प्रकार से जोड़ने के तरीके हैं। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है इस हेलो एल्केन का, तो बेटा मैं ये ऊपर वाली डिजाइन हटा देता हूं। अच्छा, इसके नाम 2 प्रकार से पढ़े जा सकते हैं। कैसे, CH3 कार्बन 1 है, इसको पढ़ सकते हैं मेथिल या मेथाइल,
और बेटा Cl लास्ट में पढ़ा गया, इसको पढ़ देते हैं क्लोराइड। एक तो ये नाम हो गया। अगर इसके अतिरिक्त भी कोई नाम बोलना चाहो, देखो मैं इसी के अतिरिक्त एक और नाम पढ़ देता हूं। इस बार मैंने मेथिल को पहले पढ़ा था, क्लोरीन को बाद में पढ़ा था। अब मैं क्लोरीन को पहले पढ़ूंगा। तो क्लोरीन को अगर पहले पढ़ोगे तो बेटा नाम थोड़ा सा चेंज है, क्लोरो। क्लोरीन को लास्ट में पढ़ते थे क्लोराइड, लेकिन इस बार क्लोरीन को पहले पढ़ेंगे क्लोरो। और बेटा कार्बन कितना है इसमें से? एक, तो इस बार इसका नाम रहेगा मेथेन। कोई पूछता है सर जी ऐसा क्यों किया गया? देखो दो प्रकार से जो यूज कर सकते हो इन दोनों नामों का। मेथिल समूह में क्लोराइड को जोड़ दिया, मेथिल क्लोराइड बन गया। ऐसे ही तो किया था, मेथिल के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है क्लोरो का अर्थ क्लोरीन को काय में जोड़ा गया? मेथेन में। तो बेटा बात सही है, क्लोरीन को जोड़ दिया था किसके सूत्र में? मेथेन के फॉर्मूले पर। अभी एक और बना सकते हैं इससे। देखो मेरे पास एल्केन है एक C2H6। कोई व्यक्ति पूछता है सर जी इसका नाम क्या है? तो इस एल्केन का नाम है एथेन। अब बेटा इसमें से अगर तुमको हेलो एल्केन बनाना है, करोगे क्या? देखो मैं तीर का निशान, किसको कम किया जाए? हाइड्रोजन को। तो मैंने माइनस करके क्या लिख दिया है? हाइड्रोजन। अच्छा यूज किसको किया जाए? किसी हेलोजन एलिमेंट को। किसी हेलोजन एलिमेंट में से बेटा आप चाहे तो X यूज में ला सकते हैं, सोचने वाली बात। लेकिन बाद में X की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी आपको। नहीं, X तो एक जनरल वैल्यू है, आपको रखनी तो FClBri में से ही कोई वैल्यू हैगी। तो या तो आप X रख लें, या तो अगर आपको लगे इनमें से कोई वैल्यू रखना चाहते हैं उसको रख लेते हैं। मैं क्या सोचता हूं, आयोडीन को रख लेते हैं इस बार। अगर आयोडीन को रखोगे फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा? C2H6 था, हाइड्रोजन को आपने कम किया है, C2H5 बचा होगा। और साथ में एक काम और तो किया आपने, आयोडीन को भी तो जोड़ा है उसमें। तो उस खाली जगह पर किसको जोड़ दिया? आयोडीन को। नाम पढ़ के दिखाते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, कार्बन एक था तो मिथाइल बोला था आपने, इस बार कार्बन कितना है? 2। तो कार्बन 2 को क्या बोलोगे? इथाइल। ठीक है, ETHYL। और बेटा ये बताओ आयोडीन है क्या? अगर क्लोरीन को क्लोराइड बोल सकते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोल सकते हैं, फ्लोरीन को फ्लोराइड बोल सकते हैं, आयोडीन को आयोडाइड बोल सकते हैं। आयोडाइड। प्रॉब्लम तो नहीं इससे? अगर कोई व्यक्ति कहता है सर जी आयोडीन का नाम पहले पढ़ना चाहते थे, अरे पढ़ लेते हैं। आयोडीन का जैसे क्लोरीन का पहले क्या पढ़ा था? क्लोरो। आयोडीन का पहले क्या पढ़ लोगे? आयोडो, IODO। अच्छा यार ये बताओ, लास्ट में मेथेन बोला था क्योंकि कार्बन एक था, या मेथेन से बनाया गया था? इस बार सूत्र का ऐसे बनाया जा रहा है, एथेन से। तो मुझे आयोडो के बाद क्या लिख देना चाहिए? एथेन। इस प्रकार से ये तो हो गया बनाने के तरीके। लेकिन क्या है कि अगर हमें और भी एग्जाम्पल ढूंढने हो, देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। C3H7Br ये सूत्र आ जाए, इस सूत्र का नाम देखो कैसे पढ़ेंगे, तरीका ध्यान देने वाली बात है। अब मैं इसको बना करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बनाने के तरीका आप जानते हो, हाइड्रोजन हटा देना है, उसकी जगह पे हेलोजन एलिमेंट को जोड़ देना है। आपको ये हेलो एल्केन मिल गया। अब देखो सबसे पहले बात, कार्बन 3 है, 3 को क्या पढ़ना चाहिए? प्रोपाइल। नहीं, और इसको क्या बोलना चाहिए? ब्रोमाइड। तो भैया प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर इसका दूसरा नाम पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है सर जी ये वाला नाम ठीक था, एक और नाम पढ़ लेते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पहले ब्रोमीन को पढ़ना होगा। अच्छा ब्रोमीन को क्या पढ़ें पहले? ब्रोमो। तो इसका नाम डाल देते हैं ब्रोमो। और बेटा कार्बन कितना है इसमें से? 3। 3 को नाम क्या देंगे? प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसको ब्रोमो प्रोपेन नाम देंगे। कोई फॉर्मूला और भी आएगा, देखो कैसे इसका जैसे नाम लिखना है। तो ये मैं छोड़ रहा हूं नाम इसका H9 और मैं इस बार F लगा देता हूं। इसका नाम अपना देखना है तुमको। बेटा 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल या ब्यूटाइल। और लास्ट में क्या लगा देना है? फ्लोराइड। लेकिन जब अदर नाम पढ़ना होगा, फ्लोरीन को पहले पढ़ना होगा, तो क्या पढ़ोगे? फ्लोरो। और फिर कार्बन 4 को क्या बोल देना है? ब्यूटेन। हाँ थोड़ा सा इसमें से एक मैं अतिरिक्त बात बता डालूंगा, फ्लोरो को याद रखना। फ्लोरो की स्पेलिंग थोड़ा सा FLUORO। क्या होता है, कभी कभी बच्चा डायरेक्टली लिखने के चक्कर में एक परेशानी अपने लिए बना लेता है, फ्लोरो की स्पेलिंग ये लिख लेता है।
याद रखना है फ्लोरो की स्पेलिंग ऊपर वाली सही है, FLUORO। आप ब्रोमो और क्लोरो से इसका तुलना मत करें, उसका स्पेलिंग थोड़ी सी अलग चलेगी। फ्लोरो चमकीला एलिमेंट है फ्लोरीन, और क्योंकि फ्लोरीन चमकीला एलिमेंट है, इसका नाम किससे लिया गया? फ्लोरेसेंट से, चमकीला पदार्थ जिसका अर्थ होता है। फ्लोरीन का नाम फ्लोरेसेंट नामक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है चमकीला पदार्थ। क्योंकि फ्लोरीन चमकीला होता है इसलिए उसका नाम थोड़ा सा इसी से लिया है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्लोरो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिख लेना है। आप इसको नोट करेंगे। एक और छोटी सी बात पढ़ेंगे कि अगर हेलो एल्केन को ऐसे बनाया जा सकता है, हेलो एरीन को कैसे बनाया जा सकता है। अगला नंबर मैंने लिख रखा है हेलो एरीन। हेलो एरीन किसको कहते हैं? अंग्रेजी में भी इसको हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन सबसे पहले, इससे पहले जरूरी है एक शब्द जान लेना। वो शब्द क्या है? वो शब्द है एरोमेटिक। सबसे पहली बात, अब एरोमेटिक एरीन्स को पढ़ने से सबसे पहले जरूरी होता है कि हम ये जान जाएं एरोमेटिक क्या होता है। तो बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो जब भी जलाए जाते हैं तो वे यौगिक जलने पर क्या देते हैं? धुआं देते हैं। धुआं देते हैं। हम ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। पूछता है अपने यहाँ क्या कोई एरोमेटिक कंपाउंड है? तो हाँ, अपने यहाँ एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड को जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है बेंजीन। पूछता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेटा बेंजीन का जो सूत्र है सभी को पता है, C6। इसके फॉर्मूले को देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक तो बेंजीन की संरचना सूत्र को ऐसे बना सकते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसका अर्थ है इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, और उन कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जब कार्बन और कार्बन के बीच की बात आती है तो इसमें से अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं बना सकता या उसको लगता है हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, तो इसी के सूत्र को 6 कॉर्नर बनाने हैं और उस पर एक बेंजीन रिंग डाल देनी है। इसका भी अर्थ यही है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इस रिंग का अर्थ ये। तो मैंने कितनी बात देखी भी। सबसे पहले हेलो एरीन को तो छोड़ देते हैं उधर, सबसे पहले पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं। उनका ये नेचर है कि जब भी इनको जलाया जाता है ये क्या देते हैं? धुआं देते हैं। बिकॉज ऑफ कोई पूछता भी धुआं ऐसा क्यों देते इतना ज़्यादा? तो धुआं देने का एक ही कारण है पदार्थों में। यदि कोई पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है वही पदार्थ धुआं देता है। यदि कोई पदार्थ पूर्ण रूप से जल जाता है तो फिर वो धुआं नहीं देता है। आपने देखा होगा कोयले को जब जलाया जाता है वो पूर्ण रूप से दहन होता है, और अगर पूर्ण रूप से दहन होगा उस दौरान उसमें धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुम गीली लकड़ी ले आओ और उसको जलाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी से, आसानी से, शीघ्रता से नहीं जलेगी। जब जल्दी गीली लकड़ी नहीं जलेगी तो आप तो क्या देखोगे? वो धुआं ही देती रहेगी लास्ट तक। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि घरेलू जो गैस सिलेंडर LPG वाला होता है इसमें से धुआं की अमाउंट बहुत कम होती है, ना के बराबर। क्यों जानते हो? क्योंकि इसको आप पूर्ण रूप से जला पाते हो। तो जो भी पदार्थ पूर्ण रूप से जल जाता है, पूरी तरह से जलने की क्षमता होती है, वो धुआं नहीं दे पाता है। लेकिन अगर जो पदार्थ पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, धुआं केवल वही पदार्थ देता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। पूर्ण जलने की क्षमता रखने वाला यौगिक धुआं नहीं दे सकता है। अब बेंजीन क्यों धुआं देता है? बेटा बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के लिए दहन ऊष्मा बहुत कम होती है, अर्थात हाइड्रोजन शीघ्रता से जल जाता है। लेकिन जस्ट अपोजिट साइड पे कार्बन रखा हुआ है, इसकी दहन ऊष्मा बहुत अधिक होती है, अर्थात इसको जलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और नॉर्मली आग के द्वारा हम कार्बन को आसानी से नहीं जला पाते हैं। तो जब कार्बन आसानी से नहीं जलता है, उस ना जले हुए कार्बन को ही हम कहते हैं धुआं।
अब अच्छा ध्यान देने वाली बात है, मैं दो सूत्र लिखता हूं, एक C2H6 और एक C6H6। अच्छा हाइड्रोजन दोनों में सेम है, कार्बन तो किस में ज्यादा है, नीचे वाले। आपको क्या लगता है अगर कार्बन यहां ज्यादा है तो यहां कार्बन को जलाना कठिन भी है, अर्थात बेंजीन के सूत्र में कार्बन बहुत ज्यादा है जो कि आसानी से जलता, और क्योंकि आसानी से नहीं जलेगा तो क्या करेगा, धुआं देगा। तो मैंने क्या लिख रखा है, जलने पर क्या देते हैं, धुआं। अच्छा इसमें से क्या बताओ, कार्बन है, मैं मानता हूं कार्बन है, लेकिन ये कैसा धुआं बनाएगा, कम, क्योंकि कम कार्बन कम धुआं डेवलप करेगा, बनाकर तैयार करेगा। लेकिन ज्यादा कार्बन कैसा धुआं बनाएगा, ज्यादा कार्बन बनाएगा, ज्यादा धुआं बनाकर तैयार करेगा। तो समझ रहे एरोमेटिक क्यों बोल दिया गया, धुआं क्यों देता है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं वो धुआं भी ज्यादा देगा। पूछेगा क्यों, बताओ, क्योंकि अदर पार्ट्स को जलाना, अदर चीजों को जलाना आसान है, लेकिन किसको जलाना कठिन है, कार्बन। मैं ये नहीं कहता कार्बन को जलाना कठिन है, बस असंभव है, कठिन है असंभव नहीं है, कार्बन भी जलता है। जब ईंट के भट्ठे में कोयले को जलाया जाता है, देखना लास्ट में सफेद कलर की राख बनती है, कार्बन भी जल जाता है उस दौरान। कुछ कार्बन नहीं जलता, लेकिन कुछ जल फिर बाद में जल भी जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जल नहीं कहते बेसिस पर अगर मैं बताऊं कि जब भी किसी पदार्थ में को आप पूर्ण दहन नहीं करा पाते हो, अर्थात सभी पदार्थों को नहीं जला पाते हो, पदार्थ का रंग जलने के पश्चात काला पड़ जाता है। आप समझो, लकड़ी के टुकड़े को लाए, आपने जलाया, वो काला पड़ गया, क्यों, क्योंकि आपने उसमें उपस्थित हाइड्रोजन को जला दिया। यदि उसमें सल्फर उपस्थित था आपने उसको भी जला दिया, यदि उसमें फास्फोरस उपस्थित था उसको भी आपने जला दिया। काला पड़ जाने का अर्थ है आपने उसमें उपस्थित कार्बन को नहीं जला पाए। क्यों, क्योंकि कार्बन को जलाने के लिए कैसी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा, और उतनी एनर्जी आपके घर में या चूल्हे में उत्पन्न नहीं हुई, कार्बन नहीं जला, कार्बन बच गया। अब कार्बन बच गया तो कलर कैसा हो गया है उसका, काला। आप प्लास्टिक के टुकड़े को जलाकर देखना, लास्ट में ब्लैक कलर पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसमें ऊपर से सारे इंग्रेडिएंट्स को जला दिया। किसको नहीं जला पाए, कार्बन को नहीं जला पाए, ब्लैक कलर पड़ गया। लेकिन जिस दिन कार्बन जल जाएगा ब्लैक कलर फिर उस दिन नहीं आएगा। जैसे ईंट वाले भट्ठे की राख जो होती है वो काले कलर की फिर नहीं बचती। रीजन है कि उसमें कार्बन भी क्या हो जाता है, जल जाता है लास्ट में। आपने देखो गैस सिलेंडर को जलाओगे कहीं धुआं उत्पन्न नहीं होगा, धुआं का मतलब है काला नहीं पड़ेगा कहीं जल्दी से। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी कार्बन है वो लगभग पूर्ण रूप से जल जाता है। लगभग मैं 100% नहीं कहता, फिर भी 80, 85, 90% कार्बन उसमें क्या हो जाता है, जल जाता है, इसलिए धुआं नहीं उत्पन्न होता है। समझ गए इसको। तो बेंजीन एक प्रकार का कैसा यौगिक है, एरोमेटिक का यौगिक है। और एरोमेटिक यौगिक में से आपने सूत्र भी लिख लिया है बेंजीन। कभी कभी आ जाता है एरोमेटिक यौगिकों को लिखते कैसे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रदर्शन, या प्रदर्शित कैसे करते हैं। एरोमेटिक को प्रदर्शित करते हैं AR से। जब भी कोई कंपाउंड होता है एरोमेटिक यौगिक को AR सिंगल बॉन्ड H से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से ये ध्यान रखना है थोड़ी बात देर के लिए, जिसमें से AR ग्रुप को एरिल या एरीन कहते हैं। फिर ध्यान रखना, इसमें से एरोमेटिक यौगिक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AR सिंगल बॉन्ड H से। कोई पूछता है AR सिंगल बॉन्ड H में AR क्या है, तो AR को क्या बताओगे, एरिल समूह है या फिर एरीन है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला बनाने पर आ जाएं। नाम क्या है, हेलो एरीन। तुमको क्या लगता है एरीन क्या है, AR, और हेलो एरीन का मतलब है एरीन में से हेलोजन क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। भाई एरीन की बात आएगी तो हम कहेंगे एरीन की जगह पे तो AR लिख लेते हैं। नाम क्या था, हेलो एरीन, तो एरीन की जगह पर AR और हेलो की जगह पर हेलोजन एलिमेंट जोड़ दिया जाए। अच्छा आप कहोगे सर जी X क्यों जोड़ दिया, बेटा X जोड़ देते हैं, बाद में फॉर्मूले बना लेंगे, जितने कहोगे उतने फॉर्मूले बना लेंगे। तो ये हो गया सूत्र, किसका सूत्र हो गया, हेलो एरीन का सूत्र हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इससे पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाए। देखो एरीन तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करता था, नहीं रिप्रेजेंट करता था। सिंगल बॉन्ड, तो ये लो सिंगल बॉन्ड, AR की जगह पे मैंने ये रिंग बना दिया,
सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक्स की जगह आप जिसको यूज करना चाहो उसको यूज कर लेते हैं। एक यूज करते हैं, सबसे पहले किसको यूज करेंगे, फ्लोरीन को। इसके दो नाम पढ़े जा सकते हैं, तरीका ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले जो तरीका पढ़ेंगे तो उसमें से फ्लोरीन को पहले पढ़ेंगे। तो फ्लोरीन को अगर पढ़ोगे तो इस नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो, और बेटा लास्ट में इस फॉर्मूले का नाम है बेंजीन। नहीं तुमने बेंजीन बताया था, ये फॉर्मूला लिखा था। दूसरा इसका नाम कैसे पढ़ सकते हो, पहले बेंजीन को पढ़ेंगे। तो बेंजीन को पढ़ने के लिए बेटा यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखो, जब भी बेंजीन को पहले पढ़ने का नंबर आ जाए फिर इसे बेंजीन नहीं पढ़ना है, बल्कि इसका नाम क्या पढ़ना है, फेनिल। क्या पढ़ना है इसका नाम, हाँ। जब भी कभी पहले पढ़ने का नंबर आ गई, इस बार यार मैं बेंजीन को पहले पढ़ना चाहता हूं तो फिर इसको बेंजीन मत पढ़ना, क्या पढ़ना उसका नाम, फेनिल। और बेटा बताओ ऊपर कौन लगा है, फ्लोरीन, तो इसको कैसे लिखेंगे, फ्लूओराइड। एक फॉर्मूला और बनाएंगे, देखो ध्यान रखना इसको। अगर इस रिंग को, इस एरोमेटिक कंपाउंड को बाद में पढ़ना चाहते हो तो इसका नाम बेंजीन, पहले पढ़ना चाहते हो इसका नाम फेनिल या फिनाइल इसको बोलते हैं। अभी मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं, देखो इसको जरा देखते हैं। बेटा अगर यहां क्लोरीन लग जाए तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, क्लोरी, पहला कैसे पढ़ेंगे, क्लोरो, और बेटा फिर क्या लिखें इसका, बेंजीन। लेकिन अगर जस्ट बाद में इसको पढ़ना चाहे, हमें लगे कि बेंजीन यार पहले पढ़ लेते हैं, क्लोरीन को बाद में पढ़ लेते हैं, क्या करोगे इसको, इस बार बेंजीन मत लिखना, इस बार क्या लिखेंगे, फेनिल, और बेटा क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड। बेटा मैं क्या सोचता हूं, अगर इसकी जगह पर आयोडीन लगा देता। अच्छा यार ये बताओ, इससे किसी को प्रॉब्लम है, अरे सेम चीज है, बेंजीन ही है, क्या नाम पढ़ते, आयोडो, और फिर इसका नाम क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। लेकिन अगर बेंजीन को जिस बार पहले पढ़ रहे होते तो फिर उसका नाम क्या पढ़ते हैं, फेनिल, और आयोडीन को क्या पढ़ते हैं, आयोडाइड। तो मैं इसका नाम छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, हेलोइरिन को पढ़ने से पहले आपको इतनी बातें आनी चाहिए, ये वाली बातें, ठीक है। कैसे बात आनी चाहिए, एक तो एरोमेटिक क्या होते हैं, जो जलने पर क्या देते हैं, धुआं। धुआं क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की अमाउंट कैसी होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, और कार्बन को जलाना कैसा है, कठिन है। दूसरा कहता है कोई एरोमेटिक कंपाउंड बता देते, बेंजीन इससे एग्जाम्पल है, सूत्र C6H6 होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, कहता है एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो AR सिंगल बॉन्ड H से पूछेगा, सिंगल बॉन्ड अगर H घटा दिया जाए तो AR का अर्थ क्या है, तो AR का अर्थ है एरिल ग्रुप, या इसी को क्या बोलते हैं, एरीन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर ये एरीन है, AR एरीन है, तो एरीन के साथ मैंने हेलोजन को लगा दिया, हो गया हेलो एरीन। अब हेलो एरीन के 2-3 एग्जाम्पल, तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी की पढ़ाई होगी फिर नेक्स्ट क्लास पे।